नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी अपने जीवन में करते हैं, समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर की चेकअप करवाते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर के कहे अनुसार हम संतुलित आहार लेते हैं। भाई ठीक इसी प्रकार से हमारी फसलों को, हमारी भूमि को, खेत की जो भूमि है उसको भी तो आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, समय समय पर मृदा परीक्षण करवाना चाहिए, जैव उर्वरकों को डालना चाहिए अपने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार। तो क्यों ना इन्हीं सब बातों की जानकारी ली जाए आज के अंक में कि किस प्रकार से मृदा परीक्षण करवाया जाए, उसका महत्व क्या है, साथ ही साथ जैव उर्वरकों का क्या महत्व है। इस विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए और अपने फोनों को हम तक प्रेषित कीजिए। हमारा फोन नंबर लिखिए जो कि है 075526600049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात करवा देते हैं आपसे हमारे आज के विशेष अतिथि से, जो कि हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मृदा जांच की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जी हाँ, मृदा की बात करते हैं तो जो मृदा है सबसे अनमोल, हमारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसी अनमोल चीज़ है। हाँ, जिसमें सारे जो पोषक तत्व, उसका खजाना है ये जी। और जब हम खजाने की बात करते हैं तो उस खजाने में 17 पोषक तत्व भरे हुए हैं। जी। वो हमारी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि मिट्टी में वो सारे पोषक तत्वों की धीरे धीरे कमी होती जा रही है और वो कमी कहीं ना कहीं हमारी पैदावार को, हमारी ज़मीन की जो स्वास्थ्य है उसको भी खराब कर रही है। तो हमें चाहिए कि आज हम संतुलित मात्रा में कैसे पोषक तत्वों को हमारी भूमि में दें ताकि वो फसलों को प्राप्त हों। तो इसके लिए सबसे सटीक या सबसे त्वरित अगर हम बात करें तो वो मृदा जांच होती है, जो एक वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार होती है। और उससे एक चीज़ और भी है कि जो हम संतुलित उर्वरक जब देते हैं तो भूमि में जो स्वास्थ्य धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी या उर्वरता जो कहते हैं हम, वो कम हो रही है, उसको मैनेज करने में आसानी होती है। हाँ, जी हाँ, जी जी जी। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण के लाभ क्या है? क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे होंगे, वैसे तो हम लगातार जानकारी देते ही रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें जानकारी दें हम के लाभ क्या क्या है? जी हाँ, मृदा की जब हम जांच करवाते हैं, जब उसका नमूना हम किसी भी प्रयोगशाला में पहुंचाते हैं और जब जांच होती है तो उसमें हमें बहुत सारे कुछ खास बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों के उपयोग के लिए या उनके काम के लिए होती हैं। जैसे कि एक तो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति का पता लग जाता है कि उसमें कितना उत्पादन लिया जा सकता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इसके अलावा कई बार मिट्टी में देखा जाता है कि कुछ प्रकार की समस्याएं होती हैं, कुछ में अम्लीय हो जाती है भूमि, कुछ क्षारीय भूमि हो जाती है, ऐसी भी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा फसल विशेष के अनुसार अगर हमारी कोई जो जड़ वाली जिसमें गांठें बनती हैं वो फसल है तो उसमें कौन सा उर्वरक ज़्यादा चाहिए, उसमें ज़्यादा ज़मीन में तो नहीं है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका जानकारी होने से हम एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व ज़मीन में दे सकते हैं और ये उसके महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। जी, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि मृदा परीक्षण उन्हें कब करवाना चाहिए, कोई उपयुक्त समय होता है क्या इसका? मैडम, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब भी हम मृदा की जाँच कराते हैं तो मृदा की जांच हमेशा जब भी हम बुआई करते हैं उसके 1 महीने पहले हमको मिट्टी के नमूने खेतों से लेना चाहिए और जांच के लिए भेजना चाहिए, ताकि फसल की जब भी हम बुआई करें तो उसके पहले आपके पास में हमारा मृदा जांच का स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो, ताकि हम संतुलित मात्रा में पोषक तत्व दे पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब करें। फसल कटाई के बाद करना चाहिए। और फसल कटाई की बात आती है तो ग्रीष्मकाल, ये जो हमारा मई और जून का समय है, इस वक्त खेत खाली होते हैं। जैसे ही फसल कटाई हो उसके बाद में आप मिट्टी के नमूने ले लें और नमूने एकत्र करके उसको प्रयोगशालाओं में मृदा की जांच कराने के लिए पहुंचा देना चाहिए। किसान भाइयों को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जैसे घर के अंदर जब छोटा बच्चा होता है तो उसका भी एक हेल्थ कार्ड बनता है, तो उसी के अनुसार उसको टीके लगते हैं। तो किसान भाई इसको भी समझे कि जो हमारी मृदा है वो भी हमारा एक घर का सदस्य है, क्योंकि उसी से हम अपनी फसल लेते हैं। क्या मृदा परीक्षण करवाते समय कुछ आवश्यक वस्तुओं की, जो महत्वपूर्ण वस्तु है, उनकी सामग्री कैसे इकट्ठी की जाए, कौन कौन सी वो सामग्री हो? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई जब भी मृदा की जाँच कराएं
तो मृदा की जांच के लिए खेत में जब जाते हैं तो उनको कुछ खास चीज़ें हैं जिनकी जी। आवश्यकता होती है। जी। एक तो उनको या तो जो खुरपी कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे जी। किसान भाई, हाँ जी। खुरपी या वर्मा या फावड़ा जो होता है, इसकी आवश्यकता होगी। इसके साथ ही एक तसला, जिसको तगाड़ी भी कहते हैं, साथ ही एक जी, सुतली। किसान भाई देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर जी हाँ, चल जी रहा हाँ, है, किसान भाइयों को बिल्कुल। सब कुछ जानकारी मिल तो रही। जी। पॉलीथीन और एक कपड़े की थैली, अच्छा जी। इनको अगर किसान भाई लेकर जाते हैं तो बड़ी आसानी से नमूना जो है उसको एकत्र कर सकते हैं हाँ और जी। उसको प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो नमूना लिया जाता है इसकी क्या विशेष एक कुछ विधि होती है? जी हाँ मैडम, ये बहुत हमारे किसान भाइयों को जानना होगा कि हमारी जो पूरी मृदा की परीक्षण जी। है या जांच है, हाँ जी। उसकी जान होती है नमूना लेना। अच्छा। अगर हमने नमूना सही नहीं लिया, जैसे हम अपने स्वास्थ्य की जांच कराना होता है तो खून का नमूना लेते बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। खून का नमूना अगर सही तरीके से नहीं लिया तो आपको पता है कि हमें जो रिपोर्ट मिलेगी वो सही नहीं हाँ मिलेगी। जी, जी। इसी प्रकार से मिट्टी के नमूना लेने के लिए हमें चाहिए कि सही तरीके से नमूना लें। इसके लिए एक विशेष प्रकार से, जैसे 1 एकड़ का खेत है अच्छा। तो हमें लगभग 10 से 15 स्थानों से मिट्टी के नमूने लेने हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी खेत के जाते हैं तो खेत के ऊपर हमको 10 से 15 जगहों में जिग जैग, लगभग ऐसे आड़ा तिरछा एक खेत में दिमाग में बैठा लेते हैं कि इस तरीके से हमको लेना है। अच्छा। सैंपल जब लेना जाए तो ऊपर की जो लगभग 1 इंच की परत है, हाँ जी। जिसमें कंकड़ पत्थर, कुछ घास, कुछ हमारे पुराने जो फसलों के अवशेष हैं उनको हटा देंगे। अच्छा। और उसके बाद बिल्कुल साफ करने के बाद उसको इस तरीके से वी आकार का गड्ढा बनाना अच्छा। है खुरपी या फावड़े की मदद से। जी। जब इस तरीके का वी आकार का जब हम गड्ढा बनाते हैं तो हमें चाहिए कि जो मिट्टी है उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक की लगभग 6 इंच की परत, 15 सेंटीमीटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। 6 इंच की जो परत होती है ऊपर से नीचे तक वी आकार के गड्ढे में, किनारे से, जैसे हम ऊपर से किसान भाई मेरे हाथ को देख रहे हैं तो ये वी आकार का है, किनारे से यहाँ से 1 इंच की लेयर ऊपर से नीचे तक की आपको गिरा लेनी है दोनों तरफ से। अच्छा। और उसके बाद उस मिट्टी को उठाकर तसले में रखनी है, ठीक। तगारी में रख लें। बिल्कुल उस मिट्टी को लगभग आपको 10 से 15 स्थानों से लेना है। जी। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम मिट्टी के सैंपल ले रहे हैं तो उनको लगभग 1.5 से 2 किलो करीब लगभग 15-20 स्थानों से लेने से आपका इकट्ठा हो जाएगा। अब किसान भाई ये सैंपल को किस तरीके से तैयार करें, तो ये 2 किलो जो आपका मिट्टी का सैंपल इकट्ठा हुआ है, इसको आप किसी जगह पे, किसी कपड़े पे या किसी पॉलीथीन के ऊपर फैला देंगे। हाँ और जी। फैलाने के बाद उसको अच्छी तरीके से बारीक होना चाहिए, नहीं है तो कूट कर उसको बारीक कर लें। ठीक। अगर गीला है तो उसको छाया में सुखाना, कभी भी धूप में नहीं सुखाना है अच्छा, मिट्टी के नमूने जी, को। जी। और जब ये सैंपल तैयार हो जाता है तो इसको 4 भाग करनी है, एक ढेर बनाए उसके 4 भाग करें। आमने सामने के जो भाग है उसको उठाकर फेंक दें और जो 2 भाग बचे उसको फिर से मिलाएं, उसको फिर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर उसके 4 भगाएं, 4 भाग करें। अब जो आमने सामने के बजाय दूसरे वाला आमने सामने का जो सैंपल मिट्टी का है उसको हटा दें। इस प्रकार से लगातार आपको 3-4 बार जब आप ये विधि को अपनाएंगे, हाँ जी। जिसको चतुर्फल विधि कहते जी, हैं जी, जी। हमारे तकनीकी भाषा में, जी। इस प्रकार से जब करते हैं तो लगभग 2 किलो जो आपका मिट्टी का सैंपल है वो पूरे खेत का प्रतिनिधि नमूने के रूप में लगभग 200 ग्राम मिट्टी आपकी आखिरी में अच्छा, अच्छा। बचेगी। इस मिट्टी को आपको क्या करना है कि एक पॉलीथीन के अंदर डाल देना है। जी, जी। पॉलीथीन के अंदर डालने के बाद उसमें रबर बैंड से पैक कर दें। हाँ जी। उसके बाद में इसको एक कपड़े की थैली के अंदर डालना है। जी। कपड़े की थैली के अंदर इसलिए डालना है कि पॉलीथीन फट सकती है, अच्छा। लेकिन कपड़े की थैली उस नहीं ऊपर फटेगी। से उसकी कवर करेगी और सेव करके उसको प्रयोगशाला तक पहुंचाने में आसानी देगी। लेकिन इसके साथ में एक हमको किसान का एक जानकारी का पत्रक भी भरा जाता अच्छा है। जी, जी हाँ। जी, जी, जी। कि किसका किसान की है, कहाँ हाँ, से आया हाँ, है। जी जी, हाँ। जी, वो ठीक है। और कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं क्या? जी हाँ मैडम, जब भी हम नमूने को किसान भाई प्रयोगशाला पहुंचा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें 2 प्रकार का पत्रक बनाना है। अच्छा। एक ही पत्रक नहीं, 2 पत्रक बनाएं। जी, जी। एक पत्रक तो किसान भाई अपने पास रखेगा, अच्छा लेकिन जी। दूसरा उस जो थैली है पॉलीथीन के बाहर और कपड़े की थैली के अंदर, बीच में उसको अंदर डालकर और प्रयोगशाला पर उसमें क्या करेगा, खेत का नाम, किसान का नाम, खसरा नंबर। जी, जी। अगर आजकल जीपीएस बेस मतलब अच्छा। ग्लोबल अक्षांश देशांत के अनुसार भी सैंपल लेते हैं, अच्छा। उससे क्या होता है बड़ा स्पेसिफिक जानकारी मिल जाती जी, है। जी, जी, तो इस काम को करने के लिए अगर किसान भाई चाहें तो हमारे जीपीएस बेस अपना उसमें सारी जानकारी भरें और उसके बाद कौन से खेत का है। तो कई बार खेतों की जानकारी भी किसान भाई इस तरीके से रखते हैं कि नीम के झाड़ का खेत है, बिजली के खंभे के पास वाला अच्छा, क्या होता है, अगर 10 सैंपल गए हैं तो आपको विशेष उसकी जानकारी या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए आपके खेत का कि किस खेत का ये सैंपल है। जब आपके पास सैंपल की जानकारी आएगी तो वो चीज़ लिखी होगी तो आप जान जाएंगे कि ये नीम के खेत वाला
नीम के झाड़ वाला खेत जी। है। इस तरीके से नमूने की जो आपका स्वास्थ्य पत्रक मिलेगा उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक नियमित दर्शक जुड़ चुके हैं, नंद किशोर जी बाराबंकी से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद किशोर मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मिट्टी की सही जांच लेने के लिए हमें किस मौसम में किस समय हमें मिट्टी लेना चाहिए अपने खेतों से। दूसरी चीज, किस औजार का इस्तेमाल अगर लोहे की खुरपी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो है हमारे लोह तत्व भी उसमें आ जाएंगे। तो हमें ऐसा कौन सा औजार से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सही रिपोर्ट और पीएच मान की हमें जानकारी हो सके। जी हाँ नंद स्वरूप मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, हमें खुशी हुई, आप बहुत जागरूक हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे मिट्टी के सैंपल लेते हैं वो हम किसी भी फसल की बुआई के 1 महीने पहले मिट्टी के नमूने लेना चाहिए और प्रयोगशाला पहुंचाना चाहिए। लेकिन सबसे उपयुक्त समय की जब हम बात करें तो वो हमारा ग्रीष्मकाल का होता है, मई और जून का। इस समय हम मिट्टी के नमूने लेवें और प्रयोगशालाओं में भेजें। आप बोल रहे हैं कि मिट्टी के नमूने लेते हैं तो हम अगर लोहे की खुरपी या फावड़े से जो हमारा नॉर्मल जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनकी जांच की, अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कराना चाहते हैं जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनको कहते हैं, उनकी जांच कराने के लिए हमें चाहिए कि हम स्टील की खुरपी या जो हम खुरपी ले रहे हैं उसको अच्छी तरीके से सफाई कर लें, उसके बाद ही उपयोग करें, जंग वगैरह ना लगा हो, और जो सैंपल है उसको किसी भी लोहे की तगाड़ी में ना रखें, किसी प्लास्टिक की तगाड़ी में रखें, तो उससे आपकी जाँच में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी मिट्टी। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि मृदा परीक्षण और जैव उर्वरकों की क्या महत्व है। इसी विषय को लेकर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि उन्हें जो मृदा परीक्षण करवाना है उसके लिए उन्हें कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा? जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाई कि जब भी हम मृदा का नमूना लेते हैं उसे समय पर प्रयोगशाला पहुंचाना होता है। अब पहुंचाने के लिए आपके जिस भी जिले में रहते हैं वहाँ पे आपके कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पे एक मृदा से संबंधित जांच की एक प्रयोगशाला होती है। दूसरी बात है कि आपके आसपास अगर किसी भी यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, ग्वालियर क्षेत्र है तो ग्वालियर में हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। इसके अलावा जहाँ पर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की अपनी मृदा परीक्षण की हर जो हमारी मंडी होती है वहाँ पे सॉइल के लिए जांच की एक लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला होती है। तो किसान भाई इन स्थानों पे अपने नमूने ले जाएं और वहाँ पे देने के बाद और उसको समय पर उसकी जांच का जो स्वास्थ्य पत्रक है उसको लें। भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने एक सबसे बेहतरीन जो एक काम किया है, उसको अब GPS बेस्ड सॉइल जो जांच है उसका काम किया जाता है। उसमें मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जिसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं, इसमें 12 तरीके के जो हमारे विशेष पोषक तत्व हैं उनकी जाँच की जाती है और ये पोषक तत्वों की जाँच के बाद ये कार्ड हमारे किसान भाइयों को दिया जाता है। इस कार्ड का उपयोग ये है कि जब भी हम
फसल की पैदावार लेने के लिए या बुआई करते हैं तो उसके पहले हम उन चीज़ों की जानकारी उस स्वास्थ्य पत्रक में ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम तिलहन दलहन या खाद्यान्न फसलें अगर ले रहे हैं किसान भाई, तो हम इन जो स्वास्थ्य पत्रक है उसका 3 साल तक उपयोग कर सकते हैं। अगर फल या सब्जी वाले जो किसान भाई हैं वो अगर सब्जी की खेती करते हैं तो उनको चाहिए कि हर वर्ष मिट्टी की जांच कराएं। अगर सघन खेती करते हैं तो लगभग 2 वर्ष में हमारी मिट्टी की जांच होना अति आवश्यक है, ताकि हमें पता लगे कि पोषक तत्वों की कमी तो नहीं हो रही है। जी। अगर किसान भाई ये जो हमारी जानकारी है कि उनको हम बता रहे हैं मृदा परीक्षण कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, कहाँ करवाना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो भी मिल सकती है? जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों को बहुत सारी खेती से संबंधित समस्याएं होती हैं, इसके लिए हर जिले में तो कृषि डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हेमराज जी नर्मदापुरम से। नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर जी। मैं हेमराज बखोरिया बात कर रहा हूँ राशि गांव से। तो मेरा प्रश्न ये है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसमें जो मात्रा लिखी हुई होती है तो उसके हिसाब से हम जो अगर किसान जैविक खेती कर रहा है तो वो मात्रा डाल सकते हैं, या फिर रसायन विधि से खेती कर रहा है किसान तो उसमें जो मात्रा लिखी होती है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका हेमराज जी। बहुत अच्छी बात है कि आप जैविक खेती की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य पत्रक है उसमें रासायनिक उर्वरक की जानकारी दी जाती है, लेकिन वर्तमान में अब ये जितने भी हमारे स्वास्थ्य पत्रक बन रहे हैं, जो मृदा स्वास्थ्य पत्रक या सॉइल हेल्थ कार्ड कहलाते हैं, इनमें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात भी होती है, उससे संबंधित जानकारी भी दी जाती है। और अगर विशेष रूप से आप कहीं पे मृदा की जांच करा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये बात अपने उसमें लिख सकते हैं कि हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हमें मृदा की जांच के बाद किन जैविक उत्पाद का उपयोग करें और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग कैसे करें, इसके विषय में भी आपको विस्तार से जानकारी स्वास्थ्य पत्रक में प्राप्त हो जाएगी। और आप अगर इसकी जानकारी लेना चाहेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे मृदा वैज्ञानिक होते हैं, उनके माध्यम से आप बेहतर तरीके से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, हमें आशा है कि हेमराज जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि किसान भाइयों को अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए जी हाँ, तो वो क्या करें? मैडम, सबसे खास काम तो हमारी कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने किया है किसान कॉल सेंटर, जो कि 24 घंटे काम करता है। हमारे वहाँ पे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या कृषि से संबंधित हमारे जानकार हैं वो वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे वो फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए जो नंबर है वो है 1800-180-1551, जो कि टोल फ्री नंबर है। वो मोबाइल से भी लगता है और लैंडलाइन से भी लगता है, तो हमारे किसान भाई वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, जिले में आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे सारी जानकारी आजकल व्हाट्सएप से भी मिल रही है, तो आप वहाँ जाके अपना मोबाइल नंबर दे दें, आपको मैसेज भी आते हैं। यहाँ तक कि आपको मौसम से संबंधित जानकारी के भी बहुत सारे ऐप हो गए हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, जो जैव उर्वरक है जी हाँ, वो क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रश्न मुझे लगता है कि अगर हम समझाना चाहें कि जैव उर्वरक तो उसको हम कैसे एक परिभाषित कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे किसान भाइयों में एक प्रकार से भ्रांति है कि ये जैव उर्वरक होते क्या हैं, जिनको हमारे किसान भाई कल्चर के रूप में जानते हैं। टीका लगाने का काम, जो फसल में टीका लगाते हैं, जैसे बच्चों को टीका लगाया जाता है ऐसी फसलों में भी टीका लगाया जाता है। और टीका लगाने के लिए हम कह सकते हैं कि जैव उर्वरक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि पूरे हमारे वातावरण में, पौधों में या भूमि में बहुत से हमारे उपयोगी, जो कि बेनिफिशियल कहलाते हैं, वो सारे सूक्ष्म जीव हमारी जमीन में या मृदा में पाए जाते हैं। और कुछ फसलों में भी पाए जाते हैं। उन जो सूक्ष्म जीव है उनका, चाहे वो नाइट्रोजन के यौगीकरण की बात हो या हमारे जो फास्फोरस वगैरह है उसको घुलनशील बनाना हो, और भी जो पोषक तत्व हैं उनको कैसे घुलनशील बनाना है। कुछ सूक्ष्म जीवों का काम होता है कि वो जो जितना भी हमारा जैव अवशेष है, जो हम फसल की बाद में जो अवशेष बचता है उसका अपघटन का काम करते हैं। और अपघटन करने के बाद उसको डिकम्पोज करने के बाद उसमें जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ये सभी जैव उर्वरक में उपयोग किए जाते हैं। इन्हीं को हम जैव उर्वरक कहते हैं, जो हमारी फसलों में जो पोषक तत्व हैं उनकी
ताकत को या शक्ति को बढ़ाने का और उसको घुलनशील माध्यम से पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते जी। हैं। जैव उर्वरकों के प्रकार कितने हो सकते हैं, अगर हम उन्हें परिभाषित करना चाहें कि जैव उर्वरक इतने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, जैव उर्वरक एक तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नाइट्रोजन यौगीकरण वाले जैव हाँ उर्वरक जी। हैं, जिसमें हमारा राइजोबियम है। जी। और राइजोबियम की बात करते हैं तो जितने भी हमारे दलहनी फसल है, जी। दलहनी फसल में जिनकी जड़ों में गांठ होती है, जी। वहाँ पे नाइट्रोजन यौगीकरण वाले हमारे सूक्ष्मजीव होते हैं और उनके माध्यम से हाँ पौधे को नाइट्रोजन प्रकृति से अपने आप ही प्राप्त हो जाती जी, है। जी, तो बिल्कुल। नाइट्रोजन यौगीकरण वाले हो गए। हाँ जी। दूसरे होते हैं कुछ जो पोषक तत्व हैं उनको घुलनशील फार्म में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। उसमें जैसे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, जी। जिसको हम क्या कहेंगे कि फास्फोरस को घुलनशील फार्म में पौधों को उपलब्ध कराने अरे का वाह, काम। जी। ये हो गया पीएसबी। अच्छा इसके जी। अलावा कुछ अपघटन का काम, मतलब जो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि जैव उर्वरक के रूप में उनका उपयोग किया जाता है और भूमि में हमारे जितने भी अवशेष हैं उसको अपघटन करके खाद के रूप में हमारी जमीन में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ठीक है। और जो हम कहते हैं ना कि हमारी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो भी चीज़ है उसको सड़ाकर गलाकर और उसको जमीन में मिलाना, ताकि वो हमारे सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन के रूप में भी काम आए जी, जी, जी। और जो पोषक तत्व हैं वो पौधों को प्राप्त हो जाएं। जी। ये बड़ा बेहतरीन एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अनमोल उपहार है जैव उर्वरक, जी। जिनका उपयोग हमारे किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए। जी। अभी मेरे एक मन का प्रश्न है कि क्या हमारे किसान भाई जितने भी जैव उर्वरक हैं, इन सभी का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं? जी हाँ, सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। उसमें कुछ जैव उर्वरक हैं जैसे कि राइजोबियम है, वो हमारी दलहनी फसलों में कर अच्छा जी, सकते हैं। जी। लेकिन कुछ जैसे एजोटोबैक्टर हैं, वो हमारे दूसरी फसल जैसे कि गेहूं की फसल है ना, नील हरित शैवाल है, वो हमारी धान की फसल में, ऐसा सूडोमोनास है, जवाहर सूडोमोनास के नाम से जाना जी। जाता है, वो हमारी सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। जी। ट्राइकोडर्मा है, वो सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बायोफर्टिसॉल है, ये सभी फसलों में उपयोग किया जा सकता है। ये सब जितने भी जैव उर्वरक हैं कहीं ना कहीं हमारे जो पौधे हैं उनकी ताकत को बढ़ाते हैं, जी। उनकी ग्रोथ को हम कह सकते हैं वानस्पतिक वृद्धि को बहुत अच्छे से जी। तैयार करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी फसल है उसको किसी भी प्रकार की जैसे स्ट्रेस है, गर्मी ज़्यादा है या पानी की कमी हो रही है, इन सब चीज़ों से लड़ने की ताकत देते हैं जी। और पौधों को तैयार करते हैं। इसलिए इनका उपयोग करने से कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को लाभ जरूर होता है। दूसरी बात है कि अभी हम सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है नरवाई की, जी। और नरवाई की जब समस्या आती है तो देखा जा रहा है कि हमारे किसान भाई तुरंत उसको जलाने का काम करते हैं। तो जलाने से बचाने के लिए अगर हमारे किसान भाई चाहें तो इसको जो हमारा बायोडाइजेस्टर है, जिसको हम कह सकते हैं कि जैव अपघटक, जी। जिसमें भी सूक्ष्मजीव हैं, हमारे सूक्ष्मजीव के रूप में जीवाणु भी है और फफूंद भी है। हाँ जी। इस दो प्रकार के हमारे बायोडाइजेस्टर आते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे अवशेष को गलाकर सड़ाकर लगभग 30 से 40 दिनों में आपकी बेहतरीन सोना के रूप में बिल्कुल आपकी खाद बन जाती है। वो खाद आपके सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए एक हम कह सकते हैं कि हार्ट है, वो उनकी शक्ति है जो उनको जी, जीने के हाँ, लिए। किसान भाई देख भी रहे हैं हमारे जो स्क्रीन है वहां पर चल रहा है कि किसान भाई कैसे एक गलती करते हैं नरवाई जलाकर। जी, खुद के स्वास्थ्य को भी, पर्यावरण को भी और भूमि का स्वास्थ्य भी पूरा खराब होता है। नरवाई की सबसे बड़ी समस्या है मैडम कि अगर हम ये नरवाई जलाते हैं तो इससे आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। जी। दूसरी बात, जितने हमारे सूक्ष्म जीव ऊपर की लगभग 1 से 1.5 इंच की लेयर पे होते हैं मिट्टी की, आपको बताऊं कि ये जो 1 इंच की मिट्टी जो होती है, जो बनती है, उसको 300 वर्ष लगते हैं बनने में, और हम इसको इतने आसानी से आग लगाकर नष्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है, हमारा पूरे वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जी, जी। जो आपके खेत के आसपास आपकी मेड़ों में भी होते हैं, जो आपके मित्र कीट भी हो सकते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। मित्र पक्षी भी हो सकते हैं। जी, 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 हमारे और भी दूसरे जो हैं जिनकी हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, आपके फसलों में उपयोग करने के लिए उपयोगी हैं। उन सबको जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है, और इसके कारण कई बार ये भी देखा गया है कि जनहानि भी बहुत होती है, गांव में आग लग जाती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि नरवाई ना जलाकर धीरे धीरे वो जैसे हमारा भूसा बनाने की मशीन जी, आती है, जंगलों में जैसे भी आग लग जाती है, हाँ, कई बार देखने को मिलता है। जी। जंगल की आग को तो फिर भी जो हमारे फॉरेस्ट वाले हैं वो किसी ना किसी तरीके से उसको रोक लेते हैं, लेकिन ये जो खेतों की आग होती है इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये बढ़ती है, और खासकर ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में। तो ऐसे में चाहिए कि खेतों का भूसा बनाएं और
जीरो टिल मशीन है उसके माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं। जी। बहुत सी चीज़ें हैं जो किसान भाइयों के लिए उपयोगी हैं, हाँ जी। उनकी तरफ अगर वो ध्यान दें तो अच्छा लाभ ले हम उन्हें सकते हैं। लगातार समझाते भी आए हैं कि जी। गहरी जुताई के भी कितने लाभ हैं। अगर वो गहरी जुताई करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर आगे आने वाली फसल में भी उन्हें बहुत लाभ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, जी। आपने बातचीत में एक नाम लिया, जवाहर राइजोबियम जैव उर्वरक। तो क्या जो दलहनी फसलें हैं इनके अंदर इसका उपयोग करने से बहुत लाभ होता है? जी हाँ मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जो नाइट्रोजन हमारी प्रकृति में भगवान ने वैसे ही दे रखी है, जी जी जी। उस नाइट्रोजन को हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी, आपने चाहे चना हो, मसूर हो, उड़द हो हाँ जी। या अरहर हो, जी। इनका जब पौधा आप ऊपर निकाल के देखेंगे तो इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठ होती हैं। जी। उन गांठों में हमारे नाइट्रोजन को योगीकरण करना, मतलब उसको स्थिर करने का काम, वातावरण से अवशोषित करके और पौधों को उपलब्ध कराने का जी, काम जी, करते जी। हैं। तो एक तो वनस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक हाँ है, जी। दूसरा आपको प्रकृति से आसानी से मिल जाती है, जी। तीसरी बात, आप जब ये फसल कट जाएगी तो दलहनी फसल के बाद में दूसरी फसल के लिए नाइट्रोजन आपको उपलब्ध हो जाएगी बिल्कुल ठीक। और भूमि में जो कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जी पौधों की वनस्पतिक वृद्धि अच्छी होती जी। है, तो कहीं ना कहीं आपका फूल अच्छे आते हैं, दाने जी, अच्छे बनते हैं जी। और उसका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलता स्क्रीन है। पर चल ही रहा है कि गहरी जुताई हो रही है, खेत में जो प्लाऊ चल रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। ये हाँ। थोड़ी सी जागरूकता है जो अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो आगे आने वाले समय में उनका स्वास्थ्य, भूमि का स्वास्थ्य निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का एक सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि जो भी हमारे खरपतवार के बीज जी, होते जी, हैं जी। वो सब नीचे चले जाते चले हैं जाएंगे। और जो हमारी मिट्टी है उसमें जितने भी ऊपर के अवशेष होते हैं वो भी नीचे चले जाते हैं। तो जो हमारी मिट्टी के अंदर है कार्बन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन जब बढ़ जाता है जमीन में, जब इसमें मॉइस्चर आएगा, मतलब पानी गिरेगा, तो जी। भूमि में नमी बढ़ने से कहीं ना कहीं सूक्ष्म जो जीव हैं उनके लिए एक भोजन मिल जाता है और भूमि हमारी उपजाऊ होती है। जी जी हाँ। जी। जैव उर्वरकों का उपयोग करने को किस प्रकार से किया जाए, कैसे करेंगे? अगर हमारे किसान भाइयों को, हमने तो बता दिया कि ये जैव उर्वरक है, लेकिन उसका उपयोग करने की विधि क्या है? जी हाँ, जैव उर्वरक की उपयोग करने की विधि आज के समय में हमारे दो प्रकार के जैव उर्वरक, जैसे तरल जैव उर्वरक है और पाउडर में रूप में भी जैव उर्वरक आता है। ठीक। तो तरल जो जैव उर्वरक है वो किसी भी फसल में उपयोग कर रहे हैं तो आप उसकी 10 ml 10 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छा, और उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीजोपचार कर रहे हैं तो 10 ml मात्रा आप पर केजी बीज के हिसाब से बीजोपचार कर सकते हैं। जी, जी, ठीक है। इसके साथ क्या ही किसी माध्यम में मिलाना पड़ता है, पानी में मिलाना है या सीधे ऐसे ही डालना है? बीज में अगर मिला रहे हैं तो आपको 1 किलो बीज में 10 ml, ठीक। उसके अलावा आपको और कुछ पानी भी आनी नहीं। नहीं मिलाना जी। क्योंकि वो लिक्विड है। ठीक है। तो उसको अच्छी तरीके से तरल उसको आप छिड़क देवें। हाँ जी। और जैसे आपका 30 किलो है तो हाँ। उसके हिसाब से उसकी मात्रा को निर्धारित बोरे कर में लें। डालकर। हाँ। जी। और उसको छिड़कने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जी। उसके बाद उसको कहीं छाए में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद आपको तुरंत बुआई जी। करना है, उसको छोड़ना नहीं है, धूप में नहीं रखना है। ये खास जैव उर्वरक को जब उपयोग करते हैं तो ये चीज़ों जी। का ध्यान। दूसरा इसके जी, अलावा लागत तो कम आती ही है इससे। लागत तो सबसे खास बात है कि जितनी हमारी लागत की बात हो रही है हाँ आजकल जी। कि खेती में लागत बढ़ रही है, किसान भाइयों लागत के कारण धीरे धीरे खेती में उनको फायदा नहीं हो रहा है, जी। तो आपके जितने भी अन्य पोषक तत्व हैं जो रासायनिक रूप से उपयोग कर रहे हैं उनकी कमी कर सकते हैं। और कमी करने के साथ जैव उर्वरकों की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपकी लागत में भी कमी आएगी, आपका पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और किसान भाइयों को जो दूसरी समस्याएं आ रही हैं उनसे भी धीरे धीरे निजात मिलेगी। जी, चलते चलते आप किसान भाइयों को जल्दी से अपनी कुछ सलाह देना चाहें तो वो आप दें। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। मिट्टी की जांच कराने से आपके एक तो सबसे खास बात ये होगी कि आपकी लागत में कमी आएगी। जो आप अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरक खेतों में देते हैं उसकी मात्रा में कमी आएगी। दूसरी बात, जब मृदा की जांच हो जाएगी तो आपको फसल विशेष के अनुसार संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देने की जानकारी मिल जाएगी। आपकी भूमि में कोई समस्या है उसकी जानकारी हो जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आजकल हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो जैविक खेती में हमको चाहिए कि ऐसे आदान जिनके माध्यम से कम लागत में हम जैविक खेती कर सकते हैं। उसमें जैव उर्वरक जो हैं जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से भी तैयार किए जा रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों के लिए वैज्ञानिक सतत कार्यशील हैं और उनको कैसे फायदा हो तो इन जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और जैविक खेती में अच्छा बढ़ावा ले सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन अगर आप हमारा आज का अंक दोबारा देखना चाहते हैं तो आज रात को 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।